अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा कंप्यूटर पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 18 है। और जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम नॉर्मलाइजेशन को देख रहे थे, तो इस चैप्टर में भी हम उसी बल्कि इस लेक्चर में भी हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को देखा, उसकी कुछ नॉर्मलीज को देखा, ठीक है। अब हम मूव करेंगे हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए जो सबसे पहली शर्त है वो क्या है? सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए जो आपके पास पहली शर्त है कि जो आपके पास है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। कि जो आप कन्वर्ट करने जा रहे हो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, तो वो जो टेबल है पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में मौजूद होगा, तो उसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, अदरवाइज उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। दूसरी चीज इसमें क्या आएगी कि हमारे पास जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, बल्कि पार्शियल डिपेंडेंसी है, ट्रांजिटिव थर्ड में थी, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। कि आपका टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो और उसमें पार्शियल डिपेंडेंसीज ना हो, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि पार्शियल डिपेंडेंसी कौन सी होती है, तो इसको अभी हम कुछ देर तक पढ़ते हैं इसी लेक्चर में, ठीक है। या इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि आपका टेबल फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट हो, ठीक है। दो चीज़ें मैंने बताई, या तो पार्शियली डिपेंडेंसीज ना हो या फिर फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट हो, ठीक है। ये दोनों सेम ही है, ठीक है। अब हम देखते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है आपके पास। पार्शियल डिपेंडेंसी ऐसी डिपेंडेंसी होती है जिसमें एक जो नॉन की एट्रीब्यूट है वो किसी की एट्रीब्यूट के किसी पार्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, मतलब कंप्लीटली तो नहीं, ठीक है। मतलब किसी एक नॉन की एट्रीब्यूट है वो कंप्लीटली किसी की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, बल्कि उससे किसी एक हिस्से पर डिपेंड कर रहा होता है, जबकि हर नॉन की एट्रीब्यूट को कंप्लीटली आपकी की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, ठीक है। मैं एक दफा दोबारा से रिवाइज करता जाऊं। नॉन की एट्रीब्यूट कौन से होते हैं? ऐसे एट्रीब्यूट जो कि प्राइमरी की में नहीं आते, जो कि यूनिक नहीं होते, जिनको हम खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। और की एट्रीब्यूट कौन से होते हैं? ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनको हम यूनिकली कंसीडर करते हैं, जिनको हम यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं को हम प्राइमरी की भी बनाते हैं, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, की एट्रीब्यूट्स यानी कि प्राइमरी की वगैरह जिनको हम यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं, और नॉन की एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट जिनको हम यूनिकली डिफाइन नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे रोल नंबर है, एम्प्लॉय नंबर है, और आपका एडमिशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं कि हर किसी का यूनिक होगा, इसमें मिक्स नहीं होगा, ठीक है। और नॉन की एट्रीब्यूट मिसाल के तौर पर आपका नेम है, नेम आपका नेम किसी और का भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से किसी चीज़ का नाम है, उस नाम की काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या आता है कि वो एक चीज़ है जो बार बार यूज़ हो रही है, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट एफएससी में पढ़ता है, एफएससी में तो कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये नॉन की एट्रीब्यूट होगा। या नेम है तो नॉन की एट्रीब्यूट है, एज है तो नॉन की एट्रीब्यूट है, मार्क्स है तो नॉन की एट्रीब्यूट है, कि इनमें यूनिकनेस नहीं है, ठीक है। चीज़ें बार बार रिपीट हो सकती हैं, समझ आ गई। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है? इसको हम टेबल से हम ज़ाहिर करते हैं, एग्जाम्पल से ज़ाहिर करते हैं। क्या है आपके पास? स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी, और उसका क्या है? नेम है, और डिपार्टमेंट है, और उसकी फी है, और क्या है? कोर्स नंबर और डेट है। कोर्स नंबर है और कोर्स डेट है, ठीक है। ये कुछ कॉलम है जिसमें आपके पास अगर हम देखें जो की एट्रीब्यूट है वो कौन से हैं?
आपके पास स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स नंबर, ये की एट्रीब्यूट है, इनको हम यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर इसमें हम देखें तो नाम का ताल्लुक किसके है, स्टूडेंट आईडी से है, रोल नंबर से है। डिपार्टमेंट भी हम देख सकते हैं कि इस डिपार्टमेंट का ताल्लुक स्टूडेंट से है, इस पर डिपेंड कर रहा है। फी भी आगे क्या डिपेंड कर रही है, स्टूडेंट के ऊपर। ठीक है, जो कोर्स नंबर है, ठीक है, वो आपका किसी दर्जे में यहाँ पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन कंप्लीट ही नहीं कर रहा। लेकिन कोर्स डेट तो किसी भी हिसाब से स्टूडेंट आईडी पर डिपेंड ही नहीं करती। कोर्स डेट का जो ताल्लुक है किसके साथ है, कोर्स नंबर के साथ। कोर्स जो डेट है इसका ताल्लुक किसके साथ है, कोर्स नंबर के साथ। इसका स्टूडेंट आईडी से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, बात समझ आ रही है। जो कोर्स डेट है ये किसी भी दर्जे में उस पर डिपेंड नहीं कर रही है। इस तरह से डिपेंड कर रही है, कोर्स डेट किस पे डिपेंड कर रहा है, कोर्स नंबर पे, और कोर्स नंबर डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसी डिपेंडेंसी को हम बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। बात समझ आ गई। ऐसी डिपेंडेंसीज को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या होता है कि हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। हमने पढ़ा था नॉर्मलाइजेशन में कि नॉर्मलाइजेशन का मकसद है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स किस्म के टेबल बन रहे हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके आते हैं। अब जो सिंप्लीफाई फॉर्म में हमने लेकर आना है, उसके लिए अगर हमें कोई टेबल तोड़ना भी पड़ता है तो कोई मसला नहीं, हमारा मकसद ही हल होना चाहिए ना। ठीक है, अगर कोई टेबल आपको ब्रेक डाउन भी करना पड़ता है तो कोई इशू नहीं, हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम अलग अलग कर लेंगे। स्टूडेंट आईडी ये इसकी प्राइमरी बन गई, इस पे कौन कौन सी चीजें डिपेंड करेंगी, नेम, डिपार्टमेंट और फी। और जबकि कोर्स नंबर जो है उस पे कौन सी चीज डिपेंड कर रही है, कोर्स की डेट। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्रीगेशन होगी। अब हम दो टेबल बनाएंगे, स्टूडेंट आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और फी का अलग से, और कोर्स नंबर का और कोर्स डेट का अलग से। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूं। अच्छा जी, ये हमने दो चीजें अलग कर ली। ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा कि स्टूडेंट कौन सा कोर्स पढ़ रहा है, अगर वो हम चेक करना चाहें तो वो नहीं चेक कर सकते। यानी कि इस टेबल का और इस टेबल का आपस में राब्ता खत्म हो गया। ठीक है, कोर्स असल में किसका है, स्टूडेंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उसको हमने टेबल से निकाल तो लिया है, कोर्स नंबर को और कोर्स डेट को टेबल से निकाल तो दिया है। ठीक है, लेकिन वो उस पर अब क्या हो रहा है कि उसका आपस में लिंक खत्म हो गया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टूडेंट आईडी भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। स्टूडेंट आईडी, कोर्स नंबर और क्या है, कोर्स डेट। ठीक है, अब हमने चेक करना होगा कौन सा स्टूडेंट आईडी कौन सा कोर्स पढ़ रहा है, तो यहाँ से हमको पता लग जाएगा। अब इस टेबल का, क्योंकि यहाँ पे जो क्या है प्राइमरी की, यहाँ पे वो क्या बन गई है, फॉरेन की, तो इसका प्राइमरी और फॉरेन का एक लिंक एस्टेब्लिश हो गया है, जिसकी मदद से हम यहाँ से ये वाला डाटा भी उठा सकते हैं और इसी की मदद से ये वाला डाटा भी ले सकते हैं। हम चेक कर सकते हैं कि ये स्टूडेंट कौन कौन से कोर्स पढ़ रहा है। टेबल की मदद से एग्जाम्पल बनाते हैं इसकी, ताकि हमें समझ भी आ सके। अच्छा, इसी का टेबल बनाते हैं। STID है था, ठीक है, और क्या था, नेम था, डिपार्टमेंट था, फी, कोर्स, सी नंबर और सी डेट। स्टूडेंट आईडी लेट से इसके पास है 100, नेम इसका कोई कर लेते हैं, लेट से एक्स कर लेते हैं, डिपार्टमेंट इसका कोई कर लेते हैं, लेट से कंप्यूटर कर लेते हैं,
फी इसकी कोई कर लेते हैं, ठीक है, कुछ नहीं। कोर्स नंबर लेट से क्या करते हैं, SPSS कोई भी आप रख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कोई डेट इसकी रखते हैं, लेट से 10/10/2020, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट आईडी है 101, नाम इसका है वाई कर लेते हैं, डिपार्टमेंट इसका भी कंप्यूटर ही है, ठीक है। फीस की कोई है और कोर्स ये पढ़ रहा है, लेट्स से टेक्स्ट, और इसकी डेट है कोई यहाँ पे आप करते हैं 2010 और 2020, ठीक है। अच्छा, इस तरह से जब हमने टेबल बना लिया तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है सबसे पहले, मसला आप कहते हैं कि सर आपने कहा कि ठीक है डिपेंडेंसीज आ रही थी, आपने टेबल ही पकड़ के अलग कर लिया, तो उसकी वजह क्या थी, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से आपने टेबल्स को पकड़ के अलग कर लिया, ठीक है। तो उनको भी डिस्कस करते हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही थी, लेट्स से मैंने कोई चीज ऐड करनी है, आपको पता है हमने अनोमलीज पढ़ी थी, तो 3 टाइप की अनोमलीज थी, इंसर्शन, डिलीशन और मॉडिफिकेशन, या अपडेट जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने कोई नया डाटा इंसर्ट करना है, लेट्स से मेरे पास एक ऐसा स्टूडेंट आता है जिसका भी कोई कोर्स नंबर वगैरह डेट वगैरह उसको असाइन नहीं की हमने, ठीक है, और उसका डाटा ऐड करना चाहते हैं, तो मैं इधर यहाँ करता हूँ 102, लेट्स से नाम इसका अली, ठीक है, पढ़ता ये है कि फिजिक्स पढ़ रहा है, ठीक है, फीस इसकी है 5000, लेट्स से कोर्स अभी मैंने उसको असाइन कोई नहीं किया, ठीक है, डिपार्टमेंट उसका फिजिक्स का, लेकिन कोर्स अभी उसको कोई असाइन हमने नहीं किया, अभी तो जस्ट उसने एडमिशन लिया, तो मेरे लिए ये 2 डाटा एंटर करना क्या है, मुश्किल है, उसका भी है ही नहीं, डाटा ही नहीं है, तो उसको मैं एंटर कहाँ से करूँ, ठीक है, उसका तो ये डाटा अभी है ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंसर्शन अनोमली आ जाएगी, यहाँ मैं कोई ऐसे फर्जी डाटा एंटर कर देता हूँ बिलफर्ज, तो ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाटा एंटर क्या इंसर्ट करते हुए मैं यहाँ पे स्टक हो गया हूँ कि मैं क्या करूँ आगे, मेरे पास कोई डाटा नहीं है, वो भी कोई कोर्स नहीं पढ़ रहा, उसने अभी जस्ट एडमिशन लिया है, ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, डिलीशन, लेट्स से मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, 101 को डिलीट करना था मेरा मकसद, लेकिन क्या ख्याल है पूरी लाइन डिलीट होगी ना, ये जो टेक्स्ट वाला कोर्स था और उसकी डेट थी वो भी जाती रही, उसका क्या कसूर है, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पे 101 पे वाई पे कंप्यूटर में टेक्स्ट वाली सारी थी वो भी डिलीट हो गई, ठीक है, यहाँ पे डिलीशन आ गई। मॉडिफिकेशन, लेट्स से एक हम करते हैं, ये बंदा टेक्स्ट पढ़ रहा है जिसकी भी 2010 है और 2020, एक और स्टूडेंट है 103, इसका नाम है अहमद, ठीक है, ये इसका डिपार्टमेंट फिजिक्स है, 5000 इसकी फीस है, ये भी टैक्स ही पढ़ रहा है, ठीक है, 2010 20। लेट्स से हमने टैक्स के पहले एक कोर्स था, अब हमने टैक्स के 2 कोर्स ऑफर कर दिए, ठीक है, तो अब हमने उसका नाम रखा है टैक्स 1 एंड टैक्स 2, बात समझ आई, यहाँ हमने उसका नाम रखा है टैक्स ए, ठीक है, टैक्स के पहले कोर्स है, अब हमने नाम उसका रख लिया टैक्स ए, नाम उसका चेंज करना चाह रहे हैं, मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं, तो क्या ख्याल है मुझे कहाँ पे मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, यहाँ पे मैंने लिखा है टैक्स ए, इधर भी लिखूंगा टैक्स ए, इधर भी लिखूंगा टैक्स ए, हो सकता है 50 और स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, कितनी जगह पे मुझे मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, 50 की 50 जगह पे करनी पड़ेगी, और मुमकिन है बीच में से 2-3 जगह मैं भूल जाऊं, मुमकिन है कि 2-3 जगह मैं भूल जाऊं, उनका क्या करेंगे, वो भी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये वो अनोमलीज हैं जो हमें दरपेश होती हैं, तो फिर हम जाते हैं अपने नेक्स्ट मूव की तरफ, ठीक है, नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म की तरफ।
जो पहले कोर्स आ रहा था इसमें जो पार्शियल डिपेंडेंसीज आ रही थी, पार्शियल डिपेंडेंसीज की वजह से ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही थी कि इंसर्ट करते हुए अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है, डाटा डिलीट करते हुए अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ डिलीट करते हैं कुछ और भी डिलीट हो जाता है साथ, ठीक है। और अगर हमने कोई मॉडिफिकेशन, मिसाल के तौर पे सारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने एक क्लास क्लियर कर ली फर्स्ट ईयर की, अब फर्स्ट ईयर की क्लासेस को डिलीट कर देते क्योंकि नहीं फर्स्ट ईयर रखनी है, तो वो जो कोर्स थे उसके साथ रजिस्टर थे सारे वो भी डिलीट हो जाएंगे, उनका क्या कसूर, वो तो पढ़े जाने ना। इस तरह आप फर्स्ट ईयर सारी बुक्स पढ़ते हो, कंप्यूटर पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, सबकी रजिस्ट्रेशन है, सबका एक पूरा डाटा हमें रखा हुआ है कोर्स का। अब स्टूडेंट सारे डिलीट करते हैं तो क्या होगा, वो सारा डाटा भी डिलीट हो जाएगा जो कोर्स का उसके साथ रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हमें बहुत प्रॉब्लमेटिक होती हैं जब हम डेटाबेस बना रहे होते हैं, ठीक है। छोटे मोटे सॉफ्टवेयर में इस तरह के काम हम कोई इस तरह उस तरह को जुगाड़ लगा के कोई तरीका करके संभाल लेते हैं, लेकिन जब डेटाबेस कर रहे होते हैं तो ये बड़े लेवल का सॉफ्टवेयर होता है। इसमें अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर शुरू में ही आ जाए, अगर हम बाद में ठीक करें तो उसका मसला क्या होता है कि वो तो हमें, आपने पढ़ा था हम लॉजिकल डिज़ाइन में इसको सारा डिज़ाइन करते हैं, अगर बनाने के बाद में ठीक करें तो फिर तो हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाएगी, तो डेटाबेस बनेगा बहुत महंगा, वो तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो हमें उससे पहले इसको ठीक करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था, अभी टाइम चूंकि शॉर्ट हो गया तो इस टॉपिक को यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। पार्शियल डिपेंडेंसीज किस तरह से हम रिमूव करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे।